गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा मुझे ना अपने मेंस के टेस्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं कुछ। मेंस के टेस्ट के रिलेटेड कुछ पूछना है, ऐसा कुछ बोल रहे हाँ मतलब मेरी परफॉर्मेंस पे हो? कैसे जा रही उस पे। सर इससे पहले जो टेस्ट हुआ था वो मेरा अच्छा हम्म, गया था, मतलब मैंने अपने अपने हिसाब से सही लिखा था। और इस हम्म, बार वो पता नहीं क्या हो गया कि डाउन हो गया, फिर मतलब काफी गिर गया। हम्म, हम्म, जैसे 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें से 2 तो कंप्लीट हो गए, और जो 2 की उसमें से कंक्लूजन नहीं हो पाए। और इसके बाद भी मुझे अपने आंसर से खुद सेटिस्फेक्शन नहीं। हम्म, उसमें मैंने डाटा नहीं पुट कर पाया, कुछ अच्छे से अरेंजमेंट भी नहीं कर पाया है, जबकि इससे पहले हो गया था। अब ये चीज पता नहीं कैसे मतलब हो गई है। ये कवर नहीं समझ में आ रही कैसे करूं। मतलब जो चीज अच्छी जानी चाहिए थी वो तो बैक लग गया उसमें। अच्छा, मतलब आपका मेन डाउट ये है कि आंसर लिखते समय मेरे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जा रहे हैं जिसको मुझे लिखना चाहिए, मैं लिख नहीं पा रही हूँ वगैरह, याद नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ यही डाउट है ना? हाँ ये भी है, और जो मतलब एक था, जैसे इस बार के क्वेश्चन थे वो एकदम डायरेक्ट नहीं थे। हम्म, मतलब मुझे ऐसे लगा, मतलब इस बार क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज था, वैसे जैसे डायरेक्ट आ गया ना वैसा नहीं था। अच्छा था, लेवल हम्म, क्वेश्चन अच्छा था, पर मैंने उसको हम्म, समझ नहीं पाया, ये भी हो सकता है। और उतना हम्म, लिख भी नहीं पाया सही से। मैंने बहुत पहले बताया, जब भी आंसर क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को कर मतलब अटेम्प्ट करने का एक अच्छा तरीका ये होता है। एक मिनट, जैसे कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देखिए कि सबसे पहली चीज मुझे क्या एड्रेस करनी है, फिर सेकंड क्या करनी है, थर्ड क्या करनी है, फिर लास्ट में कंक्लूजन तो सबको पता है। जब आप इस तरीके से करते हो कि जब आपको पता चलता है कि अंडरलाइन कर देना है उस पर्टिकुलर एक सेंटेंस को कि हाँ मैं ये पहले लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी, तो एक फ्रेमिंग तैयार होती है। अब बात है कि कभी कभार क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाती है, अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मेजर जो रीजन होता है ना वो ये होता है कि हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं या तो हमने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं, पहला रीजन ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हम जबरदस्ती समझने की कोशिश करते हैं, ना कि जो आता है उसको पहले नहीं करते। जैसे कि मैं पूछता हूँ, अगर इस बार 8 क्वेश्चन दिए हैं तो 8 क्वेश्चन में हो सकता है मुझे एक दो नहीं आ रहा होगा, मगर 3 4 आ रहा होगा, तो मैं पहले 3 4 कर लेती हूँ, फिर एक दो पे जाती हूँ। अगर इस तरीके से करोगे तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात है कि सर अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब आंसर पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया। आपको नहीं आया तो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं आएगा। उसके पीछे रीजन ये होता है कि क्योंकि आपने भी उतना ही पढ़ा है जितना सब जितने भी हैं यहाँ पे उतने उतने लोगों ने पढ़ा है। अब बात ये आती है कि मैं कैसे इसको कवर करूं, तो इसको कवर करने का एक सिंपल सा तरीका ये है। जब आप टेस्ट देने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। नेक्स्ट वीक उस मिस्टेक पे काम करना। अब वो उस मिस्टेक पे आप तभी काम कर पाओगे जो आपने अभी टेस्ट दिया है, उस टेस्ट को गैप आपने फाइंड आउट किया, और उस गैप को आप पूरी वीक में भरोगे एक नए टॉपिक के साथ, तो ये हो जाता है। लेकिन अब आपने टेस्ट दिया और उसको एनालाइज नहीं किया, समझे नहीं कि मैं उसको और कैसे अच्छा लिख सकती थी, तो फिर वो साइकिल हमेशा चलती ही रहेगी, है ना? अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है तो हमेशा टेस्ट देने के बाद अपनी तरफ से एनालिसिस करो, तो तो पॉइंट को एडजस्ट करना सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। ओके सर। सर एक और ये, इस बार मैंने मैंने इससे पहले जब टेस्ट दिया था तो जो कुछ बड़े जैसे पीडीएफ हो जाती थी, या फिर जो मुझे लगता था मैंने एक पेज पे मतलब 1 पेज पे, मतलब एक पेज के दोनों साइड से मेरा नोट्स बन जाता, छोटी छोटी हेडिंग्स में उसके सब पॉइंट्स लिख हम्म, लिए। पर इस बार मैंने एक भी पीडीएफ का पेज ऐसा नहीं बनाया, बल्कि इस बार मैंने उसके रिवीजन को मतलब थोड़ा बढ़ा दिया था। देखिए, नोट्स पर बनाते समय हमेशा फिर भी मेरा एक दो। मतलब हाँ बोल लीजिए, बोल लीजिए। वो सब नोट्स ऐसा नहीं था, मतलब इसलिए था जो मैं पीडीएफ से पढ़ूंगी हो सकता है मुझे रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगे, और वही नोट्स को मैं 20 मिनट में रिवाइज कर लेती तो मेरे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते थे। नो डाउट है, नोट्स बनाना तो बहुत अच्छी रिवीजन के चीज लिए है। थोड़ा सा हो जाता था। नहीं नहीं, कोई भी और नहीं इस बार चलेगा मैंने तो। बनाया नहीं, वही वही पीडीएफ से पढ़ती रही, और कुछ इवनिंग में मतलब नाइट में पढ़ रही थी तो नींद भी आती रही, कुछ ऐसा हो गया। हाँ, हाँ तो ऐसा लग तो रहा कि वो चीज शायद मेरे दिमाग में अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया था। मतलब मुझे लग रहा था मैं पढ़ रही हूँ पर वो जा नहीं रहा था इतनी अच्छे से। नहीं, तो मतलब आपको अपनी गलती तो पता है एटलीस्ट। तो अब वो पता है, बस उसके ऊपर काम करना है। जी। नोट्स बनाते हो तो कोशिश ये करिएगा हमेशा नोट्स में कुछ जगह छोड़ के रखिएगा, और नोट्स को कोशिश करिएगा कि पूरा क्लीन रखिए। क्लीन मतलब इतना भी हौच पौच मत मचा दीजिएगा कि बाद में मैं अगर 2 3 महीने बाद अपने नोट्स देखूं तो समझ में ही ना आए कि यार ये मैंने लिखा है कि किसी ने लिखा है। मतलब ऐसा हो जाता है ना, जब प्री की पढ़ाई चालू हुई तो 2 3 महीना तक तो आप वो नोट्स को देखोगे ही नहीं, और 2 3 महीने के बाद ऐसा ना हो कि वो एकदम नया लगे। तो कम से कम ऐसी जगह छोड़ के रखिए, थोड़ा क्लीन बनाइएगा मीन्स के नोट्स को, तो ताकि वो मदद भी मिले। जी सर। है ना? बाकी और कोई डाउट है? हो सकते हैं।
ओके ठीक है। शिवान सर, अभी किसका? यशस्वी जी। हाँ यशस्वी जी, पूछिए। हेलो सर। हेलो हेलो। सर मैंने ना मतलब अब तक तो सारे टेस्ट दिए, पर कल वाला टेस्ट मैंने नहीं दिया, ठीक है। और वो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता है। मेरा प्रॉब्लम सर ये है कि मैं इस वीक जो भी पढ़ती हूँ वो मेरे लिए सब कुछ ऐसे नया ही टॉपिक रहता है, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन सर वो मुझे याद ही नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको कम से कम मल्टीपल रिविजन्स चाहिए, वो भी मुझे तब जब मैं अपने प्रॉपर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ सारा मटेरियल जो काम का है, और उसको अपने अपने नोट्स बना के तब याद मैं कर सकूँ। सीरियसली सर मैं बता रही हूँ कि मैं इतना एक हफ्ते अगर पूरा पढ़ भी रही हूँ ना, तो मैं उसको लास्ट टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाती हूँ। इनफैक्ट मेरे पिछले जो टेस्ट रहे हैं उसमें भी अगर मान लीजिए 7-8 या 10 क्वेश्चन भी है तो मैंने 4-5 ऐसे ही कुछ कर पाए होंगे। तो सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस वीक में जो भी पढ़ा है वो पढ़ना, फिर जो लास्ट जो अब तक मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, सर ऊपर से पॉलिटी, मतलब सर मुझे पॉलिटी में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और हर चीज़ में मुझे बहुत टाइम लगता है, मतलब कि कैसे मैं इस चीज़ को और पढ़ूँ और अच्छा कर सकूँ, कैसे दिमाग में बिठाऊँ। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, और टेस्ट में फिर मुझे अपना कोई वो भी नहीं दिखता कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, एनालाइज कर पा रही हूँ, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं बचता फिर। एक सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए। मतलब आपके लिए ऐसा है कि मेरा हर चीज परफेक्ट हो जाए, मेरा नोट्स अच्छे से बन जाए, मुझे हर चीजें समझ में भी आ जाए। नहीं होता ऐसा, सच में नहीं होता ये। हम हमें चाहिए जो चीज वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अब बात है कि क्या करूं फिर, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो टारगेट मिल रहा है उस टारगेट पे स्टिक रहिए। नोट्स अगर नहीं बना पा रहे हो आप, तो कोशिश करिए कि आप उस टाइम पे पढ़ के ले लीजिए। जब आपको लगता है कि अब मैं पढ़ते पढ़ते थक गई, अब मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, तो उस टाइम पे आप नोट्स बनाइए, ना कि पढ़ते समय नोट्स बनाइए। इससे 2-3 चीज का नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये है कि आपको पता ही नहीं है ना कि आपको नोट्स किसका बनाना है। तो आप पहले पढ़िए अच्छे से, संडे को टेस्ट दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है, गलती क्या नहीं है। अब आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने संडे का टेस्ट भी नहीं दिया, नेक्स्ट वीक फिर से यही चीज रिपीट होगी, उसके नेक्स्ट वीक भी यही चीज रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए कि मेरे नोट्स अच्छे से हो जाएगा तभी मैं दूंगी, मेरे नोट्स सब अच्छे से पढ़ के हो जाएंगे तभी मैं दूंगी। ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ चीजें छूटेगी। और ये ही चीज होती है जो आपको मेंस लिखने में भी एक एक्सपर्ट बनाता है। कि मैं ये नहीं बोलता जब आप GS 1 और 2 के बीच में जब गैप मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए, तो उस गैप में भी आप पूरा तो GS 2 पढ़ ही नहीं पाओगे, सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही पढ़ पाओगे। तो उस टाइम पे अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैंने पूरा नहीं पढ़ा है तो मैं एग्जाम नहीं दूंगी, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो अभी से ये प्रैक्टिस बना के रखनी है अभी ऐसे आपको, कि मैं इस पूरे वीक में अपने पूरे टारगेट को कंप्लीट करूंगी। नोट्स नहीं बन पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाने का टाइम मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहला मैं एक बार गो थ्रू तो हो जाऊं, ये सिलेबस बता रहा क्या है मुझे, ये टेस्ट बता रहा क्या, मेरी मिस्टेक कहाँ पे। जब तक आप वही नहीं फाइंड आउट करोगे ना, तो फिर नोट्स नहीं बन पाएगा अच्छे, है ना। हाँ, और जैसे लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि मेंस से कुछ टाइम पहले ही नोट्स बनते हैं क्योंकि हमें पता लग जाता है कि एग्जैक्ट हमें क्या क्या लिखना है, ताकि उसे हम रिकॉल कर पाए बाद में। तो मैंने अभी जैसे सोसाइटी हमारा हो गया है, पॉलिटी हो गया है, सोशल जस्टिस भी, तो सर मैंने काफी पढ़ पढ़ तो लिया, ठीक है, लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाया है। मैंने मोस्टली चीज नोट्स के प्रिंट आउट भी निकाले हैं और उसी में मतलब वैल्यू एडिशन और जो भी मुझे लिखना रहता है मैं लिख लेती हूँ। अभी जो ये चल रहा है ना करंट, सिविल सोसाइटी कोऑपरेटिव्स वाला, मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए काफी ज्यादा नया है और मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में इन चीजों को, और टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है टाइम मैनेजमेंट एक तो शायद प्रॉब्लम है। और दूसरा, जैसे सृष्टि बता रही थी कि वो 1 पेज नोट्स बना रही है, ठीक है, तो मैं वो इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका शायद अभी मेरे लिए सही टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, अभी मैं PDF से ही पढ़ लेती हूँ। और जब कॉपी चेक होके आई थी लास्ट टाइम वाली, तो सर मतलब मैं काफी ज्यादा मतलब बहुत डाउन फील कर रही थी क्योंकि सर ने मुझको फीडबैक दिया कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और था और मैंने बताया कुछ और बिल्कुल अपोजिट। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन जो एग्जैक्ट पूछ रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो क्या पूछ रहे हैं मेरे से, है ना। वे फॉरवर्ड में भी मैं जो हो चुकी है चीजें वो डालूं या फिर जो मैं अपनी तरफ से डालूं कि हाँ ये हो सकता है। सर मुझे इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या मतलब वे फॉरवर्ड में दूं। नहीं देखिए, मतलब अब मैं ये आपको एक चीज सच सच बताऊं तो आंसर लिखते समय अपनी तरफ से आंसर नहीं होता। यूजुअली होता क्या है, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी आप या मैं भी आंसर लिखने बैठूंगा, तो हम जब आंसर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि जो मुझे आता है मैं पहले वो बता दूं, है हम्म। ना। तो अब पूछा कुछ और है। पूछा गया है कि फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन के, आपने बता दिया कि रोल क्या है। अब आपने अपने हिसाब से इसलिए बताया क्योंकि आपको रोल पता था मगर फंक्शन नहीं पता था, तो आपने रोल अच्छे से बता दिया। मगर अब एग्जामिनर पूछ रहा फंक्शन है ना, ये हम्म। इसके लिए होता है क्योंकि एक बारीक सी लाइन होती है। जब आप लिखना चालू करते हो ना, धीरे धीरे आपके दिमाग में वही चीज आती है जो आपको पता होती है, तो फिर आप धीरे धीरे आंसर में वही लिख देते हो। हम्म। और वहां पे आके आपका
आंसर ही गलत हो जाता है। मतलब क्यों गलत हो? क्योंकि आपने क्वेश्चन में जो पूछा वो लिखा ही नहीं। अब ये ऐसा होता क्यों? ऐसा होने का जो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपने उसी क्वेश्चन का, जो मेंस का आपका क्वेश्चन है, उसको आपने बार बार देखा ही नहीं। आपने एक बार देखा और आपको लगा कि आपको क्वेश्चन याद हो गया, अब मैं तो लिख दूंगी सीधा। ऐसा नहीं होता। जब आप क्वेश्चन को बार बार देखते हो तो आपको ये समझ में आने लग जाता है कि हाँ, यही क्वेश्चन का कोर आइडिया है, इस कोर आइडिया पे ही मुझे काम करना, ना कि बाकी सब चीजों पे। अब आपने एक ही बार पढ़ के तुरंत आंसर लिखने लग जाओगे तो आप अपने दिमाग के हिसाब से चल रहे हो, ना कि उस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से चल रहे हो। है ना? हाँ। यूजुअली ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो मेरा पर्सनल जो सजेशन है, जब भी आप पढ़ते हो क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के जो कीवर्ड होते हैं, उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। जब तक आप उसको अंडरलाइन ही नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप आंसर क्या लिख रहे हो। जी। और ये रीजन। जैसे टेस्ट संडे को रहता है तो बेसिकली मैं फ्राइडे सैटरडे को पूरा उठा के जो भी हफ्ते का होता है वो पढ़ लेती हूँ। लेकिन गलती शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये भी है कि जैसे अगर आज मंडे को टारगेट आया है तो शायद मैं इसको सीधा फ्राइडे को देख रही हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं हो रहा है। मुझे वो ट्यूसडे को भी देखना चाहिए, फिर ट्यूसडे वाला मुझे शायद वेडनेसडे को भी देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए बार बार। देखिए, हर एक के दिमाग की, मतलब हर एक के दिमाग की ना एक कैपेसिटी होती है। मैं मेरा कैसा है कि मैं बहुत भोंदू किस्म का आदमी हूँ। अगर मैं भी मुझे सर। कोई हाँ, मुझे भी अगर कोई चीजें याद करनी है तो मुझे बार बार पढ़नी पड़ती है। मतलब एक ही चीज को 7-8 बार पढ़ूंगा तो जाके मेरे दिमाग में घुसता है। हाँ। तो ठीक है, तो मेरे लिए ऐसा रहता था। तो मैं क्या करता था कि मैंने आज सुबह पढ़ा तो मैं शाम को भी पढ़ लूंगा, फिर दूसरे दिन भी उठ के पढ़ लूंगा, फिर रात को भी पढ़ लूंगा। मतलब मैं बार बार पढ़ूंगा तो ही मुझे याद हो पाता है। तो अगर अगर आप ऐसा कर पाओ तो ठीक है। तो उससे करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि आप अगर कोई नोट्स को पढ़ते हो मंडे को, जैसे हम्म। आपने पढ़ा, उस नोट्स को खत्म किया, बुक बंद करिए, दूसरे पेज पे उसको लिख दीजिए। जो भी आपके दिमाग में होगा, गलती से भी नोट्स को मत खोल के रखिएगा। हम्म। है ना? जो भी आपके दिमाग में हो उस नोट्स को लिखिए। इससे 2 चीज पता चलेगी। पहली कि आपके दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, कि आप जी। जब पढ़ रहे हो तो आप कितने ज्यादा अवेयर थे पढ़ते समय। है ना? हम्म। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपने 70-80% भी लिख दिए अपने दिमाग के हिसाब हम्म। से, और जो इसमें हाँ। नोट्स में, वो आपको रिवीजन करने के लिए आसान हो जाएगा। फिर आप उसी नोट्स को 1 से 2 बार रिवाइज कर पाओगे। वो फाइनल नोट्स नहीं है, लेकिन वो हाँ। रिवीजन करने के लिए अच्छा हो गया इस हफ्ते के लिए। है ना? हाँ। ये तो ऐसे है। करोगे तो हो जाएगा। ऐसे करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे ही करता था, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ सर, क्योंकि सर पॉलिटी में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है रिवाइज करने में, जैसे मतलब 2 से 3 घंटे से ज्यादा ही लग रहा है, जबकि नहीं, पढ़ा हुआ है एक्चुअली सब कुछ। एक्चुअली में ये होता है, जो हमें सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, वो हमेशा ज्यादा टाइम लेता ही है। क्यों? क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। वो सर होता है। शिवान सर जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे आता है, पर मैं उनको नहीं बता पाती। फिर वो मुझे कहते हैं कि तुमने चीटिंग करके बताया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आते हुए भी मैं मतलब नहीं कर पा रही हूँ, तो ये बहुत बेकार चीज है, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन वाला जो हर हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा। हम्म। सो इसलिए मैं उसमें लगी पड़ी रहती ताकि शिवान सर मुझसे जब भी पूछे ना तो मैं उल्टी सीधी ना सुनूं उनसे। नहीं, हमेशा है ना। मैं यहाँ पे डिस्कशन को चालू करने का जो सबसे बड़ा रीजन था ये, कि जब आप इतने सारे लोग बैठे रहते हो एक साथ में, जब हम्म। सर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा, हर आदमी उसी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना। मतलब आंसर बताते समय उसी चीज को मत आप रिपीट करिए कि हाँ आंसर ये। अगर सब जन एक साथ बोले तो कोई मतलब नहीं है। हम्म। किसी एक जन ने बोला और आपने उसके ऊपर से कोई वैल्यू एडिशन कर दिया, हाँ। तो वैल्यू निकल के आता है आपके डिस्कशन का। हो सकता है कि सब जन ने बोल दिया, मगर तब भी आपको पता है कि मुझे इस तरीके से मैं बताऊंगी तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ हम्म। सोशल सोसाइटी के ऊपर है। हम्म। अब आपने सोसाइटी सब जन नहीं पढ़ी है कि सोसाइटी ये है वो है। मैं एक से बेसिक डेफिनेशन पूछ लूं कि सोसाइटी होती ही क्या है ना? मतलब बेसिक सोसाइटी का मतलब ही क्या होता है, सोसाइटी हम्म। जैसी चीजों का मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता हम्म। है। सब जन बताएंगे सोसाइटी का मतलब ये होता है, वो होता है, ये होता है। आप उसके अंदर कुछ एड ऑन कर देते हो बोलते समय, हम्म। वो आपको सुपीरियर बनाती है। और वहां पे आपका नॉलेज चेक होता है कि आपने अपनी तरफ से कितना एड ऑन किया, कितना वर्क किया। है ना? हाँ सर ये तो है। तो ये होता है आपका हार्डवर्क, और वो हो जाएगा धीरे धीरे, मगर इट हाँ विल टेक। हाँ सर, उसमें सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे को, मेरी हार्ट बीट बिल्कुल बाहर एकदम होती है, क्योंकि वो पूछती है क्वेश्चन तो वाइवा लगता है मुझे वो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई ना। वो डरने का नहीं। यहाँ पे डर जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एकदम बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। है। ओके, सर थैंक यू, थैंक यू। सर यूजुअली होता क्या है डिस्कशन में, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे मैंने, बता रहा कोई नहीं उसमें से, अब अचानक से चौथा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर अचानक से पॉइंट वाइज आने लगता है, जैसे जैसे नोट्स में मेंशन्ड है। अब मैं तो अच्छा। पीडीएफ से ही पूछ रहा हूँ, तो एग्जैक्टली आता है, तो मुझे वही डाउट हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है, मतलब अचानक से वही मैं पूछ लेता। नहीं नहीं, मैं समझ गया था। चीटिंग होता है, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। सबको दिखाना होता है कि हाँ भाई मुझे भी आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सबके साथ होता है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ना? अभिजीत ओके, जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक अभिजीत जी। यू। हेलो। सर एक क्वेश्चन था टेस्ट मैप के बाद। हाँ।
सर क्वेश्चन पेपर है आपके पास, मैं पढ़ूं क्वेश्चन? एक बार पढ़ दीजिए, मैं क्वेश्चन तब तक खोल रहा हूँ। सर, डिस्कस हाउ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, polluter pay principle and environmental rule of law shape environment governance in India, illustrate landmark judgment. हाँ, सर इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी थी? सर मैंने केवल प्रिंसिपल्स बताए हैं जो की प्रिंसिपल होते हैं, उसके अलावा मुझे इसमें लॉ भी बताना था या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हाँ, बताने हाँ। थे, क्या क्या बताना था? नहीं नहीं, आपको लॉ भी बताना था। 1 मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन खोल ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ। हाँ। 1 मिनट, मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है, मैं बस 1 मिनट में करता हूँ। दो क्वेश्चन खोल के दे दो। सेकंड वाला है, हाँ। Discuss how the principle of precautionary principle, pollutant waste, environmental rule of law, initiative environmental governance in India illustrated with the landmark judgment. हाँ, ओके। अब बताइए आप क्या क्या लिख रहे थे, क्या बोल रहे थे? सर मैंने इसमें केवल प्रिंसिपल मेंशन किए हैं बस, और कुछ नहीं? और उसके अलावा मैंने सर एक सेकंड देखें, सर जजमेंट मेंशन किया है, वे फॉरवर्ड किया है। ठीक है, और लैंडमार्क जजमेंट्स? हाँ सर, वो आपने किया है। उसको बताया, किसके किसके एग्जांपल दिया आपने? गंगा रिवर पॉल्यूशन का। ठीक है, जजमेंट कैसे? जजमेंट मतलब इसमें जजमेंट में क्या बताया? सर इसमें कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसको बंद किया गया है। ठीक है, इसका कोई सुप्रीम केस स्टडी आपने डाला कुछ? जैसे हर्षद मेहता, अरे सॉरी, एक मेहता केस है, ताजमहल का नहीं, केस था, यमुना रिवर को लेके। नहीं सर वो नहीं डाला, एक दूसरा डाला है, वेल्लोर, जो वेल्लोर सिटीजन प्रोटेस्ट था उसका डाला है। ओके। देखिए यहाँ पे ना 3 कीवर्ड्स थे, ठीक है? जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था, पॉल्यूटर पेस था, और इन्वायरमेंटल रूल ऑफ लॉ था, ठीक है? ये 3 कीवर्ड थे, इसके आजू बाजू आपको बनाना था, और ये तीनों चीज आपके इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को शेप कर रहे थे। कैसे कर सकते हैं? तो इसमें तीनों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास था लैंडमार्क। जितने भी जजमेंट हो रहे थे, जैसे गंगा रिवर की आपने नाम लिया, तो गंगा रिवर को आर्टिकल 21 एज अ ह्यूमन, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग अनाउंस किया गया कि आर्टिकल 21 है, ये भी एक जिंदा हुआ इंसान की तरह है ना। तो ये 2017 की जजमेंट में बताया गया था, तो आप इसको बता सकते थे। और और थोड़ा आंसर को अच्छा बनाना था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले सकते थे। अभी भी प्री में एग्जाम में सज्जन ने पढ़ा था वो, कि एक पहाड़ था, उस पहाड़ को एज अ लिविंग बीइंग अनाउंस कर दिया गया था, तो आप वहां से उठा के इसको डाल देते थे, और अच्छा बन जाता। अब बात है कि ये तीनों को, अब इसमें क्या रूल लिखने की जरूरत? ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल रूल तो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को डाल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दो एक्ट को बता सकते थे, जैसे पॉल्यूशन एक्ट है, तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के ऊपर से बता सकते। यहाँ पे कौन सा एयर पॉल्यूशन का दिल्ली वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस था, वो आप बताते 2019 का। वहां पे आप बता सकते थे कि कैसे पार्टिकुलेट मैटर है, जो हमारा 2.5 और 10 पॉइंट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके ऊपर से बात हुई थी। गार्डन हर एक पर्टिकुलर कुछ 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। तो आप ऐसी चीजें डालोगे तो फिर वो आंसर पूरा कंप्लीट होता है, और वहां से इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एड्रेस इस तरीके से होता है कि आपने ये बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी दूर पे एक गार्डन होना चाहिए, एक गंगा रिवर को एज आर्टिकल 21 एज ए लिविंग बीइंग करना चाहिए। फिर उसके बाद 2019 में नमामि गंगे मिशन जैसे मिशन आए थे, जिसमें गवर्नेंस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। फिर एज ए गंगा विलेज करके एक फोकस किया गया था। तो ये सब चीजें क्या है? ये आपकी गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के तरीके हैं, जिसमें आपको एग्जांपल में ये सब बताने। ओके सर, और सर इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बताना था कुछ? ऑब्वियसली वो तो बताना है, वो तो और अच्छी चीज है। अगर आप बताओ तो एनजीटी के भी केस डाल सकते हो। एनजीटी को एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था, तो उसका भी एक पीछे मोटिव था। एनजीटी क्या करता है? नेचुरल लॉ को फॉलो करता है, ना कि जो हमारे पास लिखा है सिर्फ उसी को फॉलो करेगा। अब नेचुरल लॉ को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि एज ए इन्वायरमेंट हर बार चेंज होता रहता है। तो आप यहाँ पे गाडगिल कमेटी का एग्जांपल, फिर उस कस्तूरबा करके केस था वेस्टर्न घाट में, कस्तूरी रंगन। हाँ कस्तूरी रंजन, तो उसका आप एग्जांपल दे सकते थे। तो ऐसी ऐसी चीजों का एग्जांपल दोगे तो फिर एक क्वालिटी निकल के आती है, और वहां पे गवर्नेंस के इश्यूज समझ में आते हैं। केरला का एक एग्जांपल था, फ्लड आके गया था। उत्तराखंड में रिसेंटली क्लाउड बस्ट हुआ था। ये सब चीजें क्लासिक एग्जांपल है इसलिए। ओके सर, थैंक यू सर। है ना? ओके। आशीष, एक क्वेश्चन ऐसी पे हाय। हाय। अच्छा, जैसे ये एनवायरनमेंट का था क्वेश्चन, तो अभी आज मैंने पढ़ा था मीथेन गैस का। तो उसमें बताया गया था कि मीथेन गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीजें मतलब लैंडफिल से आ रही है। क्या हम ये भी चीज में डाल सकते हैं इसमें एनवायरनमेंट? ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली। बस उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस के थ्रू पे कैसे होता है, ये आपको बताना पड़ जाएगा, है ना? कि ओके, अब जैसे इसमें
नहीं, यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल है पराली। लाडू बनी थी। हाँ हाँ, ओके, पराली बर्निंग थी, वहां से आप CO2 को भी तो और उसका मीथेन को भी डिटेल एड्रेस पता कर। है, ये तो पता नहीं। हाँ जी। जो भी हो। इसमें और एक था कि एक तमिलनाडु बोर्ड था कम्युनिटी बेस्ड, वो बना था फिजिक्स में, तो उन्होंने वर्क करा है कैसे को कम करने के लिए। तो ये भी इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं। हाँ हाँ या बिल्कुल। तो भी हिंदुस्तान इसमें द हिंदू में आया था ये चीज़। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, और बहुत ये अच्छी बताया बात है। कि कौन से एरिया मीथेन गैस कहाँ से आ रही है एक तरीके से। जैसे यहाँ पे दिल्ली में गाजीपुर से थी, एक अहमदाबाद से मुंबई का था, यहाँ से लैंडफिल सारी क्या यूज करेगा जा रही, क्योंकि इससे बताया कि 84 ज्यादा हायर डेंजरस है कार्बन डाइऑक्साइड से। नहीं ये तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मतलब एक बेसिक चीज बताता हूँ कि आप एक अर्बन एरिया में रहते हैं, लेकिन आपके अर्बन एरिया के आजू बाजू अगर रूरल एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली एग्लोमरेशन के तौर पे सबको डेवलप करते गया, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, ये सब एग्लोमरेशन का एक तरीका। एग्लोमरेशन मतलब ये हो जाता है कि कोई शहर उससे दूसरा शहर कनेक्ट होकर अपने आप को शहर बना रहा है ना। जब ऐसी चीजें होती है ना, तो ऐसी चीजें जब होने लगती है तो इसमें क्या होता है कि गवर्नेंस में सबसे ज्यादा वीक आती है कि आपने वहां पे पॉलिसी अच्छे से नहीं रखी, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन वहां पे ना होके दूसरे स्टेट में जाने लग जाता है, जैसे दिल्ली में आने लग जाता है। तो अब आपको उस एग्लोमरेशन पे बहुत अच्छा कनेक्ट करना पड़ता है। अब आपने फॉर एग्जांपल गाजियाबाद को लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे गाजियाबाद को लेता हूँ, दिल्ली से कनेक्ट है, आपने वहां पे कर दिया। अब गाजियाबाद के थ्रू पे अदर गांव, तो और भी जो गांव है उसके आजू बाजू, वो भी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो वहां से आपका मेन प्रॉब्लम चालू होता है पॉल्यूशन का। आपको वहां पे गवर्नेंस सिस्टम से आपको वहां पे कंट्रोल करते हुए पुराना है, तो इसके लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है। फिर ये आपको आके बताता है कि किस किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। जब ये डेवलपमेंट लैक होता है तो फिर आपको एक इशू समझ में आता है ना। ये कोर कॉन्सेप्ट था इसमें मैंने पॉल्यूशन एक्ट डाल देंगे, एयर पॉल्यूशन भी हो जाएगा, इस चीज के एक्ट डाल सकते हैं, क्या क्या हाँ चीजें हैं। हाँ और बिल्कुल, साथ में weather से है ना। हरियाणा भी हो गया, साथ वहां भी जा रहा है इसका। हरियाणा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लासिक एग्जांपल है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत पॉल्यूशन होता है, मतलब हमें पता नहीं चलता यूजुअली, लेकिन वहां पे भी पॉल्यूशन बहुत होता है जब भी जूम कल्टीवेशन होता है वहां पे, है ना। और उसमें मैंने एक मतलब एक्चुअली पढ़ा था कि 1994 किसी में भी दिल्ली सबसे पॉपुलर सिटी था ये पॉल्यूशन। तो उसके भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसके लिए क्या करा है हमने इसके रिगार्डिंग। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जितना डालोगे उतना ज्यादा आंसर एक इफेक्टिव और एक अच्छा दिखेगा, है ना। ओके ओके, अभी किसका, शिवान सर नेक्स्ट। हिमानी हाँ जी हिमानी का। जी पूछिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। This was my first mains test. After I have joined, ये मैंने टेस्ट 3 दिया था पॉलिटी वाला। एक चीज जो मुझे इसमें लगी वो ये थी that there was no word limit specified in the questions. तो ये थोड़ा सा difficult हो गया था to understand where to curtail the answer. पहली चीज, and secondly, because it was announced कि there will be a discussion, so like I need the viewpoint of the faculty on all these 6 questions so that I can do some value addition. तो अभी वो होगा मतलब यहाँ पे, या हम लोग को जैसे model answers provide होते हैं so that we can better our answers? How is it मॉडल done? आंसर में, मतलब मॉडल आंसर में तो हो ही जाएगा। बाकी आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने में तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं हूँ, मैं यहाँ पे मतलब इसी के लिए तो ये सेशन ही रखवाता हूँ, ताकि आपके जो डाउट रहेंगे क्वेश्चंस को लेके मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ कि किस तरीके से किसी एक क्वेश्चन को कैसे फ्रेमिंग की जाती है आंसर की, मैं वो सब चीजें बता पाऊँ। अच्छा, okay. And like जो word limit वाला issue था, तो is it true that when there's no word limit specified, I should automatically imagine that I have to curtail my answer till 250 words? नो नो, इट इज मेंशन, बट 150 के बाद वर्ड्स नहीं लिखे थे एक्चुअली, में मेंशन तो किया गया था, पहला ही लाइन था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 150 वर्ड्स लिखना था, वर्ड्स नहीं लिखा गया, बस 150 लिखा है। एक्चुअली मेरे पास जो PDF आई थी उसमें कुछ भी मेंशन नहीं था. There were 6 questions. I had to answer that in 2 hours. This is test 3 of polity. ओके So that's why I was confused. So I think फिर मैंने because I automatically imagine कि शायद 250 words होंगे जब कुछ भी specified नहीं है, क्योंकि अगर कम होते तो usually specify होता. तो I have answered according to that. मैं देखा नहीं, फिर मैं अभी मेरे पास टेस्ट 7 है तो मैं इसलिए मैं बोला उधर तो स्टार्टिंग में मेंशन है। तो ये मेरा थोड़ा सा मेजर डाउट था, क्योंकि फिर मेरे सारे आंसर्स आर एज पर आई थिंक 250 वर्ड्स. चलेगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 250 भी वर्ड भी लिख दे रहे हो तो कोई मतलब देखने में देख लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके.
ओके, That's और it. कोई डाउट? No, doubt is regarding the value addition in the questions because I read my answers. मुझे ऐसा लगता है कि काफी value addition required है, but that's for the faculty to discuss like every question. तो वो अगर possible नहीं है तो फिर मैं एक specifically मुझे point out नहीं करना है because ऐसे value addition क्या क्या हो सकता है हर question के answer में. I want to know that. ये इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर एक का वैल्यू एडिशन हर एक के लेवल के हिसाब से डिफरेंट होता है। Okay. मैं जो बताऊंगा वो मॉडल आंसर हो जाएगा, मतलब ही नहीं है कोई, आप सुन के चले जाओगे और हो सकता है कि आधे लोग तो सुनेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी, जैसे अभी अभिजीत जी ने बताया कि सर मैंने ऐसे से लिखा, यहाँ पे मेरी ऐसे से हुई है, तो मैंने उनको उस तरीके से मैंने बताया। नहीं, my problem is I was not very well prepared for this, so I know my answers are not very good. That's why value addition तो मुझे हर एक में ही चाहिएगा, एक specific doubt नहीं है. But I liked one question very much, तो इसके points as such मुझे नहीं मिले. Even though I have explained this question, I didn't know if I have done justice to it or not. This is the last question that was mentioned. Explain how the transition from cultural nationalism, time period specified 1850s to 1870s, to political nationalism 1870s to 1905 laid the groundwork for the formation of the Indian National Congress. So I did not have a lot of points as such for this question. I understood the idea behind the question. I have tried to explain it also. मतलब देखिए, एक सिंपल सा वर्ड समझाता हूँ, जैसे कि मैं एक सिंपल सा बताता हूँ ये चीज को कैसे एड्रेस की जाती थी। अब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन था ज्यादा सोसाइटी की तरफ बैंड था और हिस्ट्री से कनेक्टेड था। Okay? आप 1850 मतलब एज अ कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट सबको पता है 1885 में हुई थी। हाँ जी। बट 1850 से क्यों लिया गया, क्योंकि उसके पहले साउथ इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे थे। नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में हो रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में हो रहे थे। तो ये सब चीजें आपको एक कल्चरल एवोल्यूशन ला रहे थे कि कैसे एक सोसाइटी इवॉल्व हो रही है थ्रू एंशिएंट टू मॉडर्न की तरफ, और या तो अवेयर हो रही थी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन और आपका रशियन रेवोल्यूशन हो गया, जापान में जो रेवोल्यूशन आया था, चाइना में जो रेवोल्यूशन आया था, ये सबसे आप अवेयर हो रहे थे कि किस तरीके से एज ए छोटी छोटी कंट्री भी बड़ी बड़ी कंट्री को हरा रही है। एज अ अवेयरनेस आ रही थी, फर्टिलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें आने लग गई थी। अब यहाँ से हम धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू हो गए थे, है ना। अब सडनली शिफ्ट होने के टाइम हमें यही नहीं पता था कि हमें आजादी भी चाहिए, एज अ फ्रीडम चाहिए, हमें ये पता ही नहीं था कि फ्रीडम भी चाहिए। ये फ्रीडम की कॉन्सेप्ट भी तब आया जब रशियन रेवोल्यूशन सामने आया कि हाँ फ्रीडम जैसी कोई चीज भी होती है और फ्रीडम चाहिए, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में ये सब चीजें हमें क्लियर होना चालू हुई धीरे धीरे, तो जाके हमने फ्रीडम लिया। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट्स यहाँ पे ऐसे चेंज होता है कि हर जगह पे सती नहीं होता था, सती सिर्फ कुछ लिमिटेड एरिया में होता था, मगर हमें पढ़ाया इस तरह से कि सती पूरे भारत में ही होती है ना। तो ये सती क्यों आया, कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, तो वो आपको जिस दिन समझ में आता है तो वो वहां से ये क्वेश्चन चालू होता है। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को फ्रेम करना चालू किया। तो इसमें जैसे क्लासिक एग्जांपल क्या था, जैसे 1885 में एओ ह्यूम्स ने बनाया इसे, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो पहले। जब उन्होंने इसको एस्टेब्लिशमेंट किया तो उन्होंने ये चीज के लिए एस्टेब्लिशमेंट किया था कि यहाँ पे एक ग्राउंड मिलेगा पब्लिक को कि वो अपनी आवाज रख पाए एज ए इंडियन पब्लिक, है ना, ताकि उनकी आवाज एज अ पार्लियामेंट, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां तक पहुंचे। ठीक है। अब ये हो रहा नहीं था अच्छे से, ये कांग्रेस को भी समझ में आया कि हाँ भाई ये एडवांटेज उठाने के लिए बनाए थे। अब इसी बीच में बाकी सब पार्टीज बनने लग गई थी, अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट आने लग गए थे, फिर अनटचेबिलिटी आने लग गई थी, मतलब ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चालू हो गए थे, दलित के मूवमेंट्स अलग से चालू हो गए थे। तो वो कल्चर एज ए शेप नहीं कर पा रही थी एज ए सोसाइटी को कि एज ए यूनाइट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट उठ के आया था, फिर होम रूल लीग आया था, जिसमें होम रूल करके एक कॉन्सेप्ट आ गया था, स्वराज करके। स्वराज के कॉन्सेप्ट ने फिर जैसे जैसे कांग्रेस को मोल्ड करना चालू किया था, तो फिर वहां से आपके दो कॉन्सेप्ट आ गए थे, एक तो थे नरम दल, एक थे गरम दल, जिसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, फिर मॉडरेटर बोलते हैं। जब वो आ गए थे तो फिर वहां से पूरा एक कांग्रेस का एक मीडियम और एक चेंजेस तरीके से दिखने लगा था। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। इसी तरीके को थोड़ा सा और घुमाना है तो फिर उसको आप कल्चरल पर्सपेक्टिव से बता सकते हो, कैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और एज ए नॉर्थ ईस्टर्न में अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे ओम्स मूवमेंट था, ओम्स मूवमेंट हो रहा था तो वहां के एक पर्टिकुलर जमीन को लेके लिए नॉर्थ ईस्ट में हो रहा था, आसाम को, आप वहां के एग्जाम्पल डाल सकते हो। साउथ में वेल्लोर म्यूटिनी को आप कनेक्ट कर सकते हो, ईस्ट में आप अपने हमारे बक्सर के रिवॉल्ट को बक्सर रिवॉल्ट को कर सकते हो, पानीपत का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, फिर उसके साथ में अफगानिस्तान का वॉर था, इंडो अफगान वॉर, उसके बारे में बता सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, मतलब मैं इसलिए मैं बोला अगर मैं बताने लगूंगा तो 1-1.5 घंटा चले जाएगा कि क्वेश्चन के पीछे, मगर मुझे अगर पता चलता है कि कहाँ वैल्यूडेशन करना है तो मैं बताता हूँ। Okay. है ना। Thank you so much. ओके, थैंक यू। अब उमेश जी, हाँ उमेश जी बोलिए।
हेलो सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। मुझे टेस्ट और मेंस और जो है ये अपना प्रीलिम्स वाला, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, तो टेस्ट से स्टार्ट करूं या पहले वो पूछ लूं? जो भी आपको जिससे पहले स्टार्ट करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत सर टेस्ट में जो है थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के इशू तो रह ही रहे हैं, नहीं। और शुरुआत जब हुई थी तो बहुत ही जीरो, मतलब जीरो से भी शायद नीचे कोई नंबर होता तो वहां से शुरू हुआ था। बहुत सारी चीजें तो समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि मेंस पहली बार पढ़ रहे थे। अब जाके चीजें कुछ कुछ समझ आ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं मतलब बहुत पीछे हूँ, बहुत कुछ कुछ समझ आती हैं। और ज्यादातर ये रहता है कि रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है। मैंने भी क्वेश्चंस लिखे थे तो मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, बाकी के क्वेश्चन लिखे तो जो नोट्स में था, मतलब वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, सृष्टि ने इसको रेज किया है, डायरेक्ट नहीं आए थे, तो नोट्स से चीजें याद नहीं आ रही थी, तो जो रैंडम चीजें याद आ रही थी उनको हौच पौच करके लिखना पड़ा। कई जगह मुझे इस बार ऐसा होता नहीं है, हिंदी मेरी अच्छी है, लेकिन इस बार मुझे हिंदी की वर्तनी में लिखना कुछ और चाह रहे थे, माइंड में कुछ और जा रहा था, और हाथ से कुछ और लिख जा रहा था। तो ये मेरे साथ इस बार के टेस्ट में हुआ है कि सर जब चेक करेंगे तो उनको भी ये चीज दिखेगा कि मैंने काफी सारा कट मार्क मारा है। मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजें मेरी जो है गलत हो रही थी। जैसे स्थापना लिखना था तो मैंने स्थापित लिख दिया, फिर उसको कट किया। उसी क्वेश्चन में मुझे राजनीतिक कहीं पर लिखना था तो वो गड़बड़ हो रहा था, जबकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं और सबको आती हैं, बट पता नहीं क्या था, ये इस वजह से हो रहा था। और मुझे वे फॉरवर्ड लिखने में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में नहीं आ रहा था, आगे के क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ देते, पहले बाकी का कर लेंगे फिर वापस आके कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम स्लॉट कम होते चला जा रहा था और बाद में थॉट्स इतने ज्यादा हौच पौच हो गए कि लगा आप छोड़ ही दो। तो फिर मैंने एक दो में वे फॉरवर्ड लिखा है, किसी में नहीं भी लिखा है, तो ये सब चला है मेरे साथ इस टेस्ट में। एंड मतलब टाइम मैनेजमेंट वाला जो इशू है वो है ही, कंप्लीट नहीं हो पाता है मेरा टारगेट, और मैं कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है मुझसे। और इसी बीच मैंने प्री के लिए भी सोचा कि मैं अभी मेंस की तैयारी कर रही हूँ तो प्री का कब से इनिशिएट करूंगी। फिर मेरी अनिकेत सर से बात हुई भी थी इस चीज को लेकर के, उन्होंने एश्योर किया था कि आपसे बात कराएंगे 6 बजे तक। मे भी आप बिजी रहे होंगे, जो भी है मैंने वेट किया बट नहीं हुआ, तो फिर मैंने जबरदस्ती मतलब होप नहीं किया। दैट्स ऑल। तो मुझे उसको भी चेक करना है कि क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, और माइंड में ये भी है कि यही नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे वो करूं, मतलब उसको भी ऐड ऑन करूंगी तो कहाँ मैं बीच में स्टे कर पाऊंगी। पहली बात तो सॉरी सॉरी, मैं नहीं हो पाया कल, सच में बहुत ज्यादा बिजी डोंट रहे बी थे। सॉरी सर, आई एम नॉट सेइंग दिस। और अभी जैसे आप जब बात करते हैं और सारी चीजें आप जो कैलकुलेटेड वे में एक के बाद एक बोलते चले जाते तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और जब हम उसको ट्राई करते तो उस तरह से होता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पहली बार आंसर लिखने जब बैठा था मैं भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब कुछ नहीं पता था मुझे, कुछ भी लिख देता था। मतलब मैं तो बताया एक बार, मेरा स्टार्टिंग में जब विजन आया था बहुत बेकार मार्क्स आया था और मैंने बताया भी था। तो ये होता कैसे है, मतलब जब इवॉल्व कैसे होगी, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी यहाँ पे गलती हुई, आपने अपनी गलती को समझा, अब इस गलती पे आप ये कोशिश करो कि नेक्स्ट वीक में से अब ये गलती ना, आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर हो गई है ना। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट की, कि सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं अच्छे से आंसर लिख नहीं पा रही हूँ। तो मैंने एक बार ऑलरेडी बताया था कि जब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है उसको करिए, मतलब मैं ये नहीं बोला कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही करिए, जाइए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए अगर 4 आता है तो। अपने पेपर करने के तरीकों को भी इसी तरीके से डिवाइड रखिए कि जो मुझे सबसे ज्यादा आता है मैं पहले वो करूंगी, फिर जो कम आता है वो मैं करूंगी, फिर जो एकदम से नहीं आता फिर मैं उसको लास्ट में कर दूंगी। वहां पे मैं वे फॉरवर्ड नहीं लिखूंगी तो चल भी जाएगा, लेकिन जो आते हुए भी मैं अगर वे फॉरवर्ड नहीं लिखूंगी तो मेरा मार्क्स तो वहां पे कम हो जाएगा। कि अब आपको जहां पे 10 में से 5 मार्क्स मिलने वाला था, आपने वहां पे वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए था, मगर आपका वो नंबर 8 6 नंबर क्वेश्चन था, आपने 6 नंबर पे उसको अटेम्प्ट कर दिया, मगर आपको उसका वे फॉरवर्ड आता था बिकॉज ऑफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं रहा इसके लिए आपने लिखा नहीं। तो ऐसी चीजें मत करिए, जो क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसमें समझिए कि सबसे पहला आप सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट हुए। अब मुझसे पूछोगे तो 1 2 3 4 5 6 में मैं सबसे पहला किसको लिखता तो मैं 6 को लिखता, क्यों, क्योंकि मैं एक तो हिस्ट्री से मैं ज्यादा कनेक्ट हूँ, मैं फटाक से 6 उठा के लिख देता और मैं बहुत अच्छे से फ्रेम करके आगे चले जाता। फिर 6 के बाद मैं थर्ड को लिखता क्योंकि लोकपाल लोकायुक्त है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से, यहाँ पे आप डायरेक्ट डालने वाले क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ याद ही नहीं करना, बस जो है आपके पास फैक्ट एज इट इज आपने पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं फोर्थ पे जाता, फिर सेकंड पे जाता, फिर फर्स्ट पे जाता। तो मैं मेरे लिए इस तरीके से मैं पेपर को फ्रेम करता हूँ। तो मैं यही बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन पेपर करते समय 1 2 3 4 5 6 पे मत जाइए, जो आता है सबसे पहला वो करिए, है ना।
सर वो क्या होता है ना, जैसे पहले पहले तो क्वेश्चन से डर लगता था, जब पहला टेस्ट दिया था, दूसरा दिया था, और सर ने ब्रूटली कुछ चीजें बोली थी, ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा है एंड काइंड ऑफ दिस थिंग, तो वो ना मतलब थोड़ा हिट किया था और क्वेश्चन से डर लगा था। बट अभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि क्वेश्चन देखने के बाद लगे कि नहीं आता है, लगता है कि हाँ ठीक है कुछ तो लिख लेंगे इसमें, मतलब बिल्कुल अननोन नहीं है। लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं तो उसको ना आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, वो चीज एक सिंक नहीं हो पाती है। मतलब सर ने भी ये चीज मेंशन की कि जो आपको ऊपर लिखना था वो आपने नीचे लिख रखा है, ये यहाँ नहीं यहाँ पे अच्छा लगता। और मेनली जैसे वो जब वो अच्छी फीडबैक देते हैं तो वो ये बोलते हैं आपका इंट्रो अच्छा है, बट नीचे जाते जाते आपको क्या हो जाता है, आप नीचे क्या करने लगते हो। ऊपर तो स्टार्टिंग ठीक था, लेकिन वे फॉरवर्ड में आपने ज्यादा नहीं कुछ लिखा, यहाँ पर और पॉइंट आप एड ऑन कर सकते थे। या फिर लास्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चन में जो है जो निष्कर्ष होता है कंक्लूजन, उसको शायद नेगेटिव वे में लिख दिया था, तो वो उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया। वो सब ठीक है, बट फिर जब नेक्स्ट टेस्ट देने बैठते फिर सेम चीज हो जाती है। वो इसके लिए क्योंकि टेस्ट देने के बाद आपने इसको एनालाइज अच्छे से नहीं किया, और ओके ये अगर लैक होगा तो फिर नेक्स्ट वीक फिर से वो साइकिल चालू होती है। जब तक आप अपने वीक एरिया पे काम नहीं करोगे, वो कंटिन्यूसली रिपीट होता ही रहेगा वो मिस्टेक, उसमें फिर आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, है ना। और उसको रखने का सिर्फ एक तरीका है कि जब भी टेस्ट होता है उसके बाद उसको एनालाइज करिए, उसमें वैल्यूडेशन क्या कर सकते हो अपनी तरफ से वो देखिए। ओके मैं एक रियलिटी बताता हूँ। जब मैं था एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में, जब मैं पेपर चेक करता था, तो पेपर चेक करते समय मैं अपने हिसाब से पॉइंट डालता था कि मुझे ऐसा लगता था कि इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छा होगा। तो वहां पे मैंने चेक करके दिया, और बाद में एक सुपरवाइजर होता है जो उस पेपर को फिर देखता है, तो बोलते हैं कि आशीष सर आपने ये क्यों एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया। तो सॉरी, मैंने उस टाइम पे फिर मैंने बताया कि इस तरीके से लिखेंगे तो बच्चे और अच्छा आंसर देंगे। बोलते आप मत करा करिए, बाकी सब बच्चे अगर ये कॉपी को देखेंगे तो उनको लगेगा कि इनके ऊपर ज्यादा स्पेशल ट्रीट किए जाए, है ना। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे एक चीज ये अच्छा है कि कम से कम आपको एक मॉडल आंसर के हिसाब से नहीं चेक हो रहा है, वो एक अपने आउटपुट दे रहे हैं कि हाँ इस तरीके से करना है। तो हमेशा एक चीज पे ये फोकस रखिएगा कि आप किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, और मैं नेक्स्ट वीक उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। जब आपने इस चीज को क्लियर कर लिया, हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर तब होगा जब आप मेंस का टेस्ट देते हो, उसके बाद उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि एनालाइज करना, है ना। तो वो जरूर करिएगा, अगर वो मिस होगा तो फिर सेम चीजें वो नेक्स्ट वीक फिर से रिपीट होगी साइकिल, है ना। इससे एक चीज और है, जैसे चाहे स्टडी की स्टार्टिंग हो, जब मॉर्निंग बैठते हैं उस समय, या टेस्ट की स्टार्टिंग हो, या जो नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं जो नोट्स में आते हैं उनकी स्टार्टिंग हो, मैं ये नोटिस करती हूँ कि स्टार्ट अच्छा होता है लेकिन एंड अच्छा नहीं होता। पढ़ाई को लेकर के भी ऐसा रहता है, मॉर्निंग अच्छी शुरू होती है, दोपहर तक जाते जाते चीजें बोरिंग हो जाती हैं, और इन इवनिंग अपने आप को घसीटना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए, और फिर वो माइंड में जा नहीं रहा होता है, फिर लगता है ये छूट गया है इसको भी कर ले इसको, और सब चीजें एक साथ कंपाइल करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता पूरा। सीधी सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले बताया कि नाइट का जो टाइम रहेगा आपके पास, वो सबसे ज्यादा लो एफिशिएंट वाला टाइम होता है ना। मतलब वहां पर कोई वैल्यू नहीं निकल के आएगा आपके पास, मतलब आएगा बहुत रेयरली आएगा। दो तीन चीजें होती है उसी एफिशिएंट टाइम को बनाने का, कि एक तो मतलब बहुत सिली लगेगा मगर टू बी फैक्ट ये है, फैक्ट है कि इवनिंग का जो स्नैक होता है वो काफी अच्छा होना चाहिए। या तो आप कोई अच्छा खाना खाइए, मतलब उस टाइम पे जंक फूड मत लीजिए। तो इससे क्या रहता है कि रात रात तक आपको पूरी एनर्जी रहेगी। और रही बात की मैं मॉर्निंग में, नाइट में कुछ मत छोड़िए, है ना। कि नाइट के लिए कि आपको नाइट में किस तरीके से करना है, कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने आज दिन का एक प्लान किया, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मेरा नाइट का टाइम रहेगा, मैं उस टाइम पे कोई एकदम एकदम ज्यादा हैवी सब्जेक्ट को ना उठा लूं, या कोई मैं पूरा एक बर्डन ना छोड़ दूं कि अब मैंने दिन भर नहीं पढ़ा तो रात में मैं कर लूँ। रात में ऐसे सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें आपकी मेहनत सबसे ज्यादा कम लगे, वहां पे जाके आपकी एफिशिएंसी अच्छे से निकल के आएगी। ओके। बट सर ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि रात का जो टाइम होता है शाम के बाद का, मेरे लिए वो ज्यादा रिलैक्सिंग वाला होता है। इट मीन्स के शाम को मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं बचा, जो दिन में मुझे बहुत सारी जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो रात में मेरा माइंड रिलैक्स हो जाना चाहिए और सिर्फ पढ़ाई के लिए आगे आना चाहिए। वो चीज नहीं होती है जब मेरे पास दिन में बहुत सारे कामों का बर्डन है कि अभी मुझे ये खत्म करके ये करना है, ये करके ये करना है, ये करके, मतलब दौड़ने भागने वाले सारी चीजें, उस समय पढ़ाई करने का मन भी करता है। और जब शाम होने लगती है, सब चीजें खत्म हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, तो नहीं आ रहा है वो चीज। होता है, ऑब्वियसली होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हो जाएगा। मतलब एक सिंपल सा तरीका, मतलब मेरे टाइम पे क्या होता था
कि जब मैंने भी जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो शाम को मैं मुश्किल से 6 बजे के बाद मैं भी नहीं पढ़ पाता था। तो हम अपने आप को खींचने के लिए उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो चला लेंगे कि देख लेते भाई यही है, ये शाम का टाइम है, इस टाइम पे वीडियो चला लेते हैं, कुछ तो एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज होती नहीं है। लेकिन यही चीज जब एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम के टाइम पे रात की भी एफिशिएंसी अच्छी मिलने लग जाती है। राइट, वो मैंने भी देखा है। प्री के टाइम हम लोग 12 बजे तक बैठ के पढ़ रहे होते थे और फुल एनर्जी रहती थी, वीडियो ऑन करके पढ़ रहे होते थे, कैमरे के सामने पढ़ रहे होते थे कि नींद ना आ जाए इसलिए, क्योंकि पढ़ने का मन ही करता था। हाँ, अब वो इसके देखा लिए था। करता कि हाँ, क्योंकि आपके पास एक डेट होता है। जब तक आपके दिमाग में डेट नहीं आता तो आपको कुछ वो होता है। अब मैं वीकली अगर आपको कोई टेस्ट दे रहा है, आप वीकली टेस्ट में परफॉर्मेंस कम करते जा रहे हो, मगर आपके दिमाग में ही चला यार अभी तो टाइम है, मैं आराम से कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीजें जब हमारे दिमाग में क्रिएट होती है ना, एज अ सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। सबकॉन्शियस और माइंड में ऐड होती है, हाँ, यस। और ये जाके जैसे ही बैठता है तो फिर आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली शाम को गिराता है। मतलब ये हमेशा आपको सोचवाएगा कि हाँ शाम हो गई है यार, अब यस। तो इसे पढ़ने का मन नहीं करता। और ये प्रेशर करता ही है, आपको सोचने में हमेशा प्रेशर करेगा। मैं इस टाइम पे क्या करता था कि मैं जैसे लाइब्रेरी से आता था घर पे, और घर पे आने के बाद मैं शाम को आंसर राइटिंग करता कि मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुका हूं। तब मैंने आंसर राइटिंग की, और उससे बेनिफिट ये रहता था कि मैं अगर एग्जाम हॉल में भी जाऊंगा तो पूरा एग्जॉस्ट भी हो गया, तो भी मैं अच्छी एक आंसर राइटिंग लिख के मैं दिखाऊंगा। तो उस तरीके से मतलब आपको अपना एक टाइम स्लॉट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज कर सकते हो जिससे आपका ये टाइम पूरा एफिशिएंट बने, है ना? तो वो होता है, ओवर टाइम के बाद हो जाएगा। अभी आपने इतना सोचा है, धीरे धीरे इस पर मेहनत करिए, मगर ये मत सोचिए कि मेरा शाम का टाइम हमेशा वेस्ट होता है। अगर ये सोचोगे तो होगा, ये सोचना नहीं, ही नहीं। मैंने क्वेश्चन लिखा है, अभी भी मैंने क्वेश्चन लिखा था, बिफोर मीटिंग में क्वेश्चन ही लिख रही थी। लेकिन मुझे ये चीज मतलब माइंड में तो आती है ना कि जब दिन का टाइम इतना मतलब जो है वहां पे और सारी चीजें हैं, उसके बावजूद उस समय पढ़ना और वो पढ़ना याद भी रहना वो अलग हो जाता है। और शाम को वो चीज होनी चाहिए तो वो हो नहीं रही है। सॉरी। टाइम नहीं नहीं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हो जाएगा, नो ठीक डाउट है, है हो जाएगा। धीरे धीरे काम करना, इस पे हो जाएगा, है ना? ठीक है। और सर वो प्री वाला मुझे बताइए, मैं अलग से बात करूँ उसके लिए? हाँ, मैं आपको फोन आज कल मैं आपको 10 बजे तक आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं बात कर लेंगे, है ना? कल मॉर्निंग में मॉर्निंग 10 में बजे। बोल रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, मॉर्निंग ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। शिवान सर, अभी कौन है नेक्स्ट? स्वातिका जी। हाँ, स्वस्तिका जी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my most नहीं all the doubts are addressed. जो भी doubts थे सब address हो चुके हैं. But sir, still one doubt is there. Sir, the doubt is that this was my 7th mains test. But still, I want to ask कि like answer writing में sir ऐसा हो रहा है अभी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा that should I run after completing the question within the time limit or should I focus upon just writing the answers? लाइक सर ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद मैं आंसर लिखे जा रही हूँ, 2 पेज का ही है, मतलब वो 150 वर्ड्स का ही है, बट मैं उसको लिख रही हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा 25 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। और सर लिखने के बाद व्हेन आई एम एनालाइजिंग द आंसर आई एम नोटिसिंग दैट जो आंसर लिखा है, अब खुद पढ़ के सोच रही हूँ मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। तो दिस इज गोइंग, तो सर शुड आई फोकस अपॉन टाइम लिमिट और जस्ट कंप्लीटिंग द आंसर्स? टाइम लिमिट तो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट में ही आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो ये डिसाइड होता है, और वो करना तो पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल दूं कि मैं ये कोशिश करता हूँ अभी कि जो अभी इस संडे को पेपर आएगा उसकी मैं टाइम थोड़े बढ़ा देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन को मैं अब से 12 मिनट या 15 मिनट दे देता हूँ, ठीक है? आप फिर क्वेश्चन लिखिए और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप फिर से वही मिस्टेक करो। मतलब आपको भी वो टाइम भी कम ही लगेगा। मतलब मुझे आया था अभी, बहुत कुछ लोगों को कॉपी आती है, वो एक ही क्वेश्चन को करने में आधा 1 घंटा लगा देते हैं। मतलब पूरा सर्च कर लेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ कर लेंगे, फिर भी आके लिखेंगे, फिर कॉपी भेजेंगे, तो भी मुझे पता चल जाता है कि उनका आंसर अच्छा नहीं है। उसके पीछे जो मेजर रीजन होता है वो ये होता है कि आप अपने टाइम को कभी इंटेंस लिए ही नहीं। जब आप अपने टाइम को एक एज अ इंटेंस एक्टिविटी करते हो ना, तो वहां पे आपका ब्रेन एक्टिव होता है और आपको ये पता चलता है कि मुझे आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है। और वो सीरीज होती है। मतलब जब आप ये करना चालू कर दोगे, तो हर संडे को आपको ये पता चलता रहेगा कि अब मुझे और अच्छे से करना, और अच्छे से करना, और अच्छे से करना। तो उस टाइम पे फ्रेमिंग आती है। अब रही बात मुझे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, ये तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फ्रेमिंग करते समय हमेशा, मैं जैसे कि पहले ही बताया कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए। उस अंडरलाइन को अगर बार बार देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा आंसर का फ्लो ये होना चाहिए, वरना तो हम अपना ज्ञान दिखाते हैं आंसर, जिसकी जरूरत ही नहीं है ना। हाँ जी सर। अब इसके आगे बताइए, और कोई डाउट है तो? नहीं नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है, थैंक यू सर। बस हो गया, okay. हाँ जी सर। राहुल तिवारी जी। हाँ, राहुल तिवारी जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
सर अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है तैयारी, और आपसे बात हुई थी 1 तारीख को, तो आपने पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला था। तो उसमें से मैं पॉलिटी को ही कंटिन्यू कर पाया हूँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ पाया हूँ अभी। और पॉलिटी में भी एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज जो हैं वो पढ़ रहा हूँ। जी सर। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब क्या मतलब ठीक है कि नहीं है, या फिर कुछ और ज़्यादा तेजी से पढ़ना चाहिए, या फिर जैसे चल रहा हूँ वैसे ठीक है? नहीं, और तेजी से पढ़िए। एनसीईआरटी आपका पढ़ के नहीं हुआ है ना? एनसीईआरटी सर इसका पॉलिटी का मैंने 11th का पढ़ लिया जी, और पीवाईक्यूज ही देखे हैं बस। और हिस्ट्री का लिए? हिस्ट्री का सर बिपिन चंद्र मैं उठाया था, बट पढ़ नहीं पाया सर उसको। हाँ, मतलब नहीं पढ़े हो ना? जी। तो पढ़िए भाई, वो मतलब बहुत स्लो चल रहे थे। तो मतलब मैंने आपको डेट दिया था ना मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर आपको बताने के लिए। हाँ सर जी। जी तो सर। आपने तो मतलब किया ही नहीं यार, बहुत स्लो चल रहे हो। जी बहुत सर। ज़्यादा स्लो है। मतलब वो मारो यार सर एफर्ट। हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा था सर, मतलब मैं कहा कि ठीक है भाई, पॉलिटी समझ में आ रहा था, उसको पढ़ते हैं पहले। ना, ऐसा मत करो। ये एग्जाम इतना इजी नहीं है ना, मतलब आपके हिसाब से सब नहीं चलेगा। पढ़िए, पूरी मेहनत करिए अभी से, मतलब मत छोड़िए। नहीं समझ में आ रहा है, आज के टाइम तो चैट जीपीटी सॉरी, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, जितने भी हैं, आप सब जगह पे भी बोल दोगे तो वो आराम से आपको भी समझा देंगे। लेकिन जी करिए, जी। एफर्ट तो मारना पड़ेगा, बहुत कंपटीशन देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे एकदम, मतलब एकदम अंगार हाँ कर सर, दिए। वही तो देख रहा हूँ सर। मैं एकदम पीछे हूँ सर, बहुत ज्यादा अभी तो कुछ भी इसलिए तो मतलब वही तो मैं तैयार आपको नहीं है। बोला, भाई पूरी एफर्ट मारिए। अब मैं अभी मैं बोलता हूँ कि आपको 5 दिन देता हूँ, इस 5 दिन में आपको बिपिन चंद्रा की वो हिस्ट्री खत्म करनी है। कैसे हाँ करनी है वो ठीक। आपका लुकआउट है, 14 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए, मगर करके खत्म करिए उसको, है ना? जी। जी सर। ठीक है। मैं एक बार आप है ना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मुझे हाई भेज देना। मुझे मिल नहीं पा रहा, आपका कुछ नाम नहीं मिल पा रहा अच्छे से। जी। आप मुझे एक बार हाई भेज दीजिए, मैं फिर आपसे पूछते रहूंगा, है ना? जी जी सर। ओके राहुल जी, और कोई डाउट ठीक है है राहुल सर। जी? नहीं सर, बस डाउट तो अब इतने सारे आ गए कि सुनकर इतने क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं, तो अभी आंसर राइटिंग कुछ नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज नहीं हो रहा है, और मेंस का कुछ नहीं, तो इसलिए अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है राहुल जी, ठीक जी। जी सर, है। ओके। ठीक है सर, नमस्ते सर। ओके, नमस्ते। हाँ अनुभव जी बोलिए। आशीष, मेरी सेम प्रॉब्लम ही चल रही है कि जैसे वर्किंग में तो टाइम लिमिटेड है, तो मेरे पास दोनों सब्जेक्ट पूरी तरह कवर नहीं पा रहे हैं। अब जैसे दिन 2-4 दिन पहले सोशल मूवमेंट्स का भी था एनसीईआरटी पढ़ने का, तो 2 घंटे तो ये एनसीईआरटी सोशल मूवमेंट पे लग गए पूरा थोड़ा चैप्टर पढ़ने में ही। अब ये बस टाइम लिमिटेड रहता है। अब नाइट में क्या पढ़ूं इसे नहीं आता, क्योंकि मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, मॉर्निंग में सुबह 2 घंटे आपकी नोट देख लेता हूँ मैं, एक दो चीजें पढ़ ली मैंने। फिर जो ऑफिस में टाइम मिलता है तो मैं एडिटोरियल पढ़ लेता हूँ दोनों के, और साथ में एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ एक चैप्टर। अब नाइट में आके थोड़ा सा एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती है। अभी अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ, तो 1 घंटा बिल्कुल मेरा माइंड काम करेगा नहीं बिल्कुल एक तरीके से। तो नाइट में क्या करूँ फिर, क्योंकि मैं मेन तो टाइम में नाइट में मिलता है बस। और दोनों चीजें हिस्ट्री भी है, और दोनों चीज कवर नहीं पा रही मेरे से, मतलब एक गवर्नेंस करूँ, हिस्ट्री करूँ, क्या करूँ, बहुत कंफ्यूजन है। रिवीजन करिए नाइट में, या तो यूजुअली वैसे सब्जेक्ट को चूज करिए, जैसे गवर्नेंस और पॉलिटी में मैं बोलूंगा आपको रात में पॉलिटी उठा लीजिए। गवर्नेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी हमने हमेशा पढ़ा है, हाँ हाँ। गवर्नेंस हमने कभी पढ़ा नहीं है। और गवर्नेंस का डायमेंशन बहुत है, मतलब वो आपको जीएस 1 2 3 4 सबके साथ कनेक्ट होता है। तो गवर्नेंस सुबह कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको एफिशिएंसी बहुत ज्यादा चाहिए रहेगी। और पॉलिटी नाइट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब बात है कि नाइट में स्टिल ना वो प्रॉब्लम तो रहेगी कि आपकी एफिशिएंसी नहीं उठ के आ रही है। तो आपको है ना कुछ चैप्टर डिसाइड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं बोलता हूँ कि कुछ चैप्टर पॉलिटी में बहुत इजी है, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इजी चैप्टर है। तो ये सबको आप नाइट में, तो ऐसे कुछ चैप्टर छाट के रखिए, मैं उसको नाइट में कर लूंगा। और कुछ चैप्टर हार्ड जो है उसको टिक मार्क करके लिए मैं अपने वीकेंड पे करूंगा। ओके। है ना? इस तरीके से प्लान करें। और बाद में हमारा फोन पे शायद से बात हो, तो मैंने बोला था आपको कि ऑडियो नोट्स क्रिएट करें। आपके हाँ, केस में मैं ऑडियो ऑडियो नोट्स भी नोट्स, कर रहा हूँ। ऑडियो नोट्स में कर रहा हूँ। ऑडियो नोट्स मतलब आपके लिए गेम चेंजर है, हाँ, बहुत बहुत ऑडियो ज्यादा नोट्स में कर बेनिफिट। रहा हूँ। ऑडियो नोट्स कर रहा हूँ, बस ये है कि वो पूरा जो नोट्स है वो कवर नहीं पा रहे ना, मतलब सुबह 2 घंटे में गवर्नेंस लग जाते हैं। अभी कभी कभी दिन ऐसा होता है कि कहते हैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पा रहा हूँ, एक पढ़ भी नहीं पा रहा। कभी होता है कि एनसीईआरटी में निकल गया टाइम पूरा पूरा एक तरीके से, 2-4 चैप्टर हुए उसमें टाइम निकल गया पूरा। ये चीज रहता है, मतलब वो 5 घंटे में क्या क्या ही करेगा इंसान, मतलब 5-6 घंटे में ही ये चीज रहती है। एनसीईआरटी करूँ, नोट्स रह जाते हैं, नोट्स पढ़ते तो एनसीईआरटी रह जाती है। तो मतलब मैंने फोकस भी पढ़ना, मैंने पहले एनसीईआरटी करी तरीके से मैंने। और अभी भी जो क्वेश्चन जो वीकली जैसे डिस्कशन होता है 2 दिन बाद, तो मेनली मेरे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही होते हैं, नोट से कम रहता है मेरा। जो भी दे रहा हूँ मतलब एनसीईआरटी बेस पे चल रहा है मेरा भी फिलहाल। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, 5-6 घंटा आप पूरा जितना निकाल पा रहे हो,
इवन ऑडियो के थ्रू पे कर रहे हो तो और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। आपका हाँ जो रियल गेम है वो है आपका वीकेंड। आपको वीकेंड पे और या तो कोई हॉलीडे आता है उस टाइम पे आपको उसका एडवांटेज उठाना पड़ेगा। बाकी मुझे पता है हाँ ये टारगेट छूटेगा। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो 10 दिन में करेंगे, आप होगे तो 15 दिन में करेंगे, लेकिन एट द हाँ एंड वो आपने किया। हाँ वो कर रहा हूँ, बट मैंने भी सोचा ना कि जैसे हमें गवर्नेंस है, तो मॉर्निंग में गवर्नेंस से पढ़ा था मैंने कहा ये क्योंकि वो 2 घंटे मेरे लिए मतलब वो ऐसा होता है कि बेस्ट है, मतलब सुबह जो मेरे हाँ माइंड में बैठ जाता है वो अच्छे बैठ जाता है। तो इवनिंग में आके फिर वही रहता है कि हाँ अभी तक कुछ पढ़ लूँ, हाँ ये चीज रहती है मेन। सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो क्योंकि मैं जाएगा कोशिश आप। करता हूँ, हाँ, क्योंकि ऑफिस में टाइम होता है, फिर मतलब छुप छुप के ही पढ़ता हूँ मैं। मतलब अपना बैग रखे कोई देखने में अच्छी तरीके से, तो आई विल डू ना जस्ट रेडी दी एनसीईआरटी होगी अपना ऑनलाइन, अपना डाउनलोड कर लिया मैंने, और आफ्टर देन अपना ट्यूटोरियल सुन लिया मैंने एक तरीके से। तो ये थोड़ा करता हूँ इसके लिए। मैं बता रहा हूँ, आप जो ये अभी कर रहे हो ना, कि हम्म, आप जो अभी ये सब चीजें कर रहे हो बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी एक स्ट्रेटेजी खुद बनाए हो, बिलीव मी कि बिल्कुल। आपसे फ्यूचर में पूछेंगे सब कि आप कैसे करते थे, तो आप बता पाओगे क्योंकि आपने उस गैप को फाइंड आउट किया, उस गैप को फुलफिल किया है, अपनी एक एक्सपीरियंस सीखा है ना। रही बात कि सर मेरा टारगेट नहीं हो पा रहा है वगैरह, ये सब चीजें ये होगी, ये आपके केस में बहुत होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो जाएगा। आप, मैं बहुत पहले बताया ना, आपका गेम होता है एफिशिएंसी के ऊपर, ना कि आपको क्वालिटी पे खेलना, ना कि क्वांटिटी पे खेलना। तो हमेशा ये फाइंड आउट करिए कि मैं कहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, कहाँ पे वीक हूँ, और कहाँ पे मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। ये सब चीजें जैसे आप फाइंड आउट करना चालू कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। बिलीव मी, मतलब मैं बोलता हूँ गवर्नेंस है, गवर्नेंस में सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नेंस में मैं अभी भी बता सकता हूँ 4 से 5 टॉपिक ही है, जो आप अच्छे से करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली सब कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वो चीजें फाइंड आउट करने में टाइम तो चाहिए, और वो टाइम लगेगा, यस यस। है ना। आपके मतलब केस में मुझे मैं तो बता सकता हूँ दिसंबर पूरा जाएगा। एडिटोरियल तो मतलब मेरी सबसे बेस्ट एडिटोरियल पढ़ने लगता है मुझे। हाँ हाँ, ये तो मैंने सबको बोला है, मतलब कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर गलती से भी मिस मत करिएगा, वरना तो पूरा साल बर्बाद होगा फिर से। एडिटोरियल तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, जैसे आज मैंने अभी आपको मैसेंजर कैसे बताया, मैंने पूरा हाँ एडिटोरियल पढ़ा था सारा का सारा, तो मेरे वो पूरा बैंक में घुस गया कैसे कैसे क्या है। अगर क्वेश्चन नहीं, एनवायरमेंट से मैं पुट अप कर सकता हूँ एग्जाम्पल का। हाँ ये तो करना तो पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। एडिटोरियल तो मैं कोई नहीं छोड़ता, मेरे पास पूरी अपना मैं ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता हूँ, वहीं से पढ़ लेता हूँ सारा कुछ ऑफिस में हाँ बैठे बैठे। वो अच्छा तरीका भी होता है ना। हाँ हाँ। ओके। देखिए चलो ठीक है, मैं नाइट में मतलब पॉलिटी पढ़ूंगा, मॉर्निंग में हाँ गवर्नेंस ये लेके चलता हूँ। ठीक है चलो। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, मुकेश जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे प्रश्न हम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें सर प्रेशर में आ जाते हैं, और तो जैसे टाइम कम रहता तो है ही है, तो उसको क्या एनालाइज करके थोड़ा टाइम एनालिसिस पे देना चाहिए कि सीधे लिखना शुरू कर देना चाहिए? एनालिसिस पे मतलब क्वेश्चन पेपर एज ए टाइम पीरियड में आप ये एनालाइज करोगे क्वेश्चन ऐसा के कर। लिए टाइम थोड़ा सा डिवाइड करके एनालिसिस उसका करना चाहिए, एक फॉर्मेट बनाना चाहिए कि डायरेक्ट लिखने शुरू कर दिए? मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मेरे सामने 7 क्वेश्चन है, मैं इस ठीक है। 7 क्वेश्चन को पढ़ूंगा। अब मुझे जो करना है, मैं सबसे पहले उसको पढ़ के मैं तुरंत लिखना चालू करूंगा। ओके। अब आप जो पूछ रहे हो कि आप क्वेश्चन को देखोगे, पहले इसको एनालाइज करोगे फिर लिखोगे, ये आप पूछना चाह रहे हो? हाँ सर। ये सब करते हैं, मतलब आप, ये प्रोसेस होता है, ये सब माइक्रो सेकंड में होता है। मतलब आपने क्वेश्चन को देखा, आपके दिमाग में पीछे पीछे बनना चालू हो गया कि हाँ मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो वो तो ये प्रोसेस है, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली होता है आपकी। आप अभी ये सोच रहे हो कि मुझे पहले अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं अभी एनालाइज करूंगा फिर लिखूंगा। आपको इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि आपने इसके पहले कभी मेंस लिखा ही नहीं, है ना। नहीं तो जैसे वो एक मतलब टाइम का प्रेशर तो होता ही है कि कम समय होता है उसमें, तभी तो कंपटीशन है। तो एक एक कॉमन सा मतलब व्यू तो बनता है क्वेश्चन के प्रति, लेकिन उसमें और भी क्या ऐड ऑन होना चाहिए, मतलब वो एनालिसिस करके ही तो पता चलेगा मुझे लगता है। वो तब पता चलेगा जब आप एक बार क्वेश्चन पेपर लिख लोगे, फिर आप टाइम पीरियड से बाहर आ गए, फिर अब उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो। उस एनालाइज करने के बाद फिर आप जब नेक्स्ट वीक आ रहा है, उस नेक्स्ट वीक में वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस चीज को फिर से आप अपने आंसर राइटिंग में लिखते समय वो चीज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाके आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। आप इसी टेस्ट में बैठ के एनालाइज करके फिर करोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको टेस्ट बाय टेस्ट से सीखना पड़ेगा। तो ये तो सब जैसे नया नया क्वेश्चन आएगा हर बार, ये जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आएगा। वो तो नए नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको तो एनालाइज वही समय पे करना पड़ेगा एट ए टाइम पे। नहीं, एक तरीका बताता हूँ, जैसे कि आपका घर एक 4-5 गली में आपका घर आता है, ठीक है। अब उस 4-5 गली में से आपको एक गली तो पता है कि मेरे को इस गली से जाना है तो मेरा घर आ जाएगा, और 2-3 गली ऐसी है जो आपको पता भी नहीं है कि घर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप कभी ना कभी उस गली से होके जाओगे और आपको ये पता है कि मेरा डेस्टिनेशन ये है कि मेरे को इधर मेरे घर पे जाना है।
और मेरा घर इस डायरेक्शन में, तो आप उस तरीके से चलना चालू कर दोगे। सेम चीज आंसर राइटिंग में भी होती है। आप एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से लिखना जान जाओगे ना, तो हर सब्जेक्ट को आप लिखना अच्छे से जान जाओगे। लेकिन एक सब्जेक्ट को ही नहीं जानोगे तो कोई भी सब्जेक्ट को नहीं जान पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन के लिए अगर 20 मिनट का समय है, टाइम है, तो वो क्या 4 से 5 मिनट एनालिसिस के लिए होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप लिख ही नहीं पाओगे, फिर क्वेश्चन ही नहीं लिख पाओगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 पेज चले जाते हैं यूजुअली। अब उस 3 पेज में आप लिख ही नहीं पाओगे। आप 4-5 मिनट सोचोगे कि मैं ये लिखूंगा। ऐसे में होता ही है। ऐसे के पेपर में टाइम थोड़ा मिल जाता, तो उस टाइम पे आप फ्रेमिंग बनाते हो पीछे वाले पेज पे। लेकिन ये जीएस के पेपर में नहीं होता। जीएस के पेपर में आपने पढ़ा, आपका दिमाग तुरंत क्विक होना चाहिए और तुरंत फिर लिखने आना जाना चाहिए, है ना? अच्छा, फैक्ट्स सर उसमें काफी छूट जाते हैं फिर ऐसे तो? हाँ, तो छूटेंगे ही। मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको। वो टेस्ट देने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है। वो टेस्ट दे के मेरा 1.5 घंटा हो गया, मैं बुक बंद करके अब रख देता हूँ, ऐसा नहीं है। उस टेस्ट को दिए, अब आपके पास टाइम बचा उस टेस्ट को एनालाइज करने के लिए कि अब मैं क्या लिखता, है ना? ये जब फैक्ट छूट जाते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन की तरह हो जाता है, मतलब एक कॉमन। तो फैक्ट को भरिए। जब एनालाइज करोगे तो उस फैक्ट को भरिए, अपने नोट्स में लिखिए अच्छे से। अपने नोट्स में ये बोलिए कि मैंने ये फैक्ट्स को नहीं लिख पाया, मैं नेक्स्ट टेस्ट में इस फैक्ट्स को सुधारने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टेस्ट हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट होगा, और होगा। उस टाइम पे आपको ये दिमाग में रहेगा कि मैंने उस टाइम पे उधर वो फैक्ट नहीं लिखा, इस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ तो फैक्ट डालने की कोशिश करूँ, है ना? जी सर, एक क्वेरी और थी सर, एनसीईआरटी का वो टेलीग्राम ग्रुप क्या था? मैं उसको मिस कर दिया था, फिर वो सेशन एक्सपायर हो गया उसका लिंक, तो क्या था वो? तो वो उसमें मैं एनसीईआरटी के कुछ लेक्चर दूंगा। वो एनसीईआरटी पूरा अच्छा। लेक्चर के थ्रू पे कवर करने के लिए, बस उसके लिए था। वो तो सर वो लिंक मैं वो लॉगिन कर रहा था तो एक्सपायर हो गया, उसमें तो जोड़ नहीं पाया मैं। अच्छा, मैं टीम से बात कर लूंगा। सर मैंने उस पर मतलब लिखा था कि सेशन एक्सपायर, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, अभी टीम कर देगी। आप एक बार हाई करके उसमें फिर से भेज दीजिए, टीम कर देगी, है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मुकेश जी। हाँ उमेश जी बोलिए। सर मुझे बस ये जानना था, जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं, आपने सजेशन किया था कि उनको भी शॉर्ट में लिखना चाहिए, तो मैंने एक तरफ से तो वो लिखना शुरू किया, फिर मैंने मतलब 1-2 बार मैंने वाया एआई क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जनरेट करा करके उसके आंसर लिखना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, या एज पर योर सजेशन उसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना ज्यादा अच्छा है? न्यूज़पेपर आर्टिकल। हाँ, दोनों सही है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर आर्टिकल में बस बेनिफिट ये है कि आप एक आर्टिकल को जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपको आर्टिकल याद रहेगा। क्वेश्चन आंसर की तरह लिखोगे तो वो क्वेश्चन आंसर तरीके से याद रहेगा, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। देखो, शानू ठाकुर का लास्ट है, इसके बाद कोई हैंड रेस मत करना, ठीक है? चलिए, हाँ शानू ठाकुर जी बोलिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं रिसेंटली इनरोल हुआ हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं इसको लेके। मैं कभी मेंस नहीं लिखा हूँ और फैक्चुअल चीजें आती हैं, लेकिन जब लिखने बैठूं कुछ भी तो कुछ समझ नहीं आता क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं। हाँ, ये तो बेसिक डाउट है। मतलब इतने सारे डाउट बताया तो शायद से आपका एड्रेस तो हो गया होगा आराम से ही है। हाँ, लग रहा है कुछ कुछ। और मैं जो भी पढ़ता हूँ स्लिप बहुत होती चीजें भूल जाता हूँ कई बार ऐसा होता है। ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, यहाँ पे ना सबके साथ स्टार्टिंग में हुआ है। मतलब और एक ही मात्र इसका अच्छा रास्ता है कि टाइम दीजिए। मतलब अपने आप को टाइम दीजिए, नोट्स को टाइम दीजिए, 1-2 हफ्ता करिए, फिर उसके बाद मुझे भी पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है। जी, और आज पहला टारगेट था, मैं पढ़ने बैठा 6 से 7 घंटे तक बैठा रहा, देखता रहा उसको, लेकिन टारगेट को कुछ भी नहीं लगा कि मुझे ऐसा कि मैंने कुछ पूरा किया है। बाकी टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि मैंने कुछ किया है उसमें, नहीं किया है। होता है, एक्चुअली में होता है। टाइम लेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप ज्वाइन हुए, 1-2 हफ्ता दीजिए। 1-2 हफ्ते के बाद फिर आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ओके सर। सर मैं एनसीईआरटी बुक्स के रिगार्डिंग एक रिक्वेस्ट डाली हुई है आपके लिए, प्लीज उसको देख के सॉल्व करवा दीजिएगा। आपने मुझे भेजा? हाँ, मैं आपको ही भेजा है। ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। मुकेश जी, आपका फिर से कोई डाउट है? हाँ सर, थोड़ा सा मैं समझ लूंगा सर आपका। हाँ, बोलिए। सर जैसे वो आप डेली नोट्स वाले में क्वेश्चंस ढेर सारे प्रोवाइड कराते हैं,
तो उसका सर एक मतलब एक हमको शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए उसका कि नहीं? अभी मत बनाइए, अभी तो क्वेश्चन पेपर दीजिए, जब अच्छा खासा आपको लिखने की हैबिट आ जाएगी तब बनाइए। तो सर जैसे आप क्वेश्चन तो उसी में से देते हैं इधर उधर से, तो एक शॉर्ट नोट रहेगा तो लिखने में आसानी नहीं होगी? मगर आपको पता ही नहीं ना कि शॉर्ट नोट्स किसका बनाना है। ये क्वेश्चन तो आप देते ही हैं उसमें डेली वो नोट्स में। संडे को, हाँ मगर संडे को जो मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरे कहने का अच्छा मतलब ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन देते हो तो आपको ये पता चलता है कि मेरी गलती कितनी है। उस अच्छा। गलती को कम करने के लिए आप नोट्स बनाते हो, वरना तो आप मेरे ही नोट्स को फिर छोटा करके लिख दोगे तो क्या मतलब है, इसे पढ़ने में हाँ टाइम यही मैं बचेगा सोच ऐसा रहा कुछ नहीं। इसका कोई वैल्यू नहीं है लिखने का ना, फिर आप दूसरा नोट्स क्रिएट कर रहे हो, मेरे ही नोट्स से फिर दूसरा नोट्स बनाओगे। था। थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ सारू ठाकुर जी। सर मेरा न्यूज़पेपर का रह गया, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, न्यूज़पेपर का पूछ रहा था, क्या किसको फॉलो करूँ मैं? दो है, एक तो है जागरण जोश का नेशनल आता है, नेशनल एडिशन आता है, उसको कर लीजिए। हाँ या तो लोक सत्ता मिल पाती हो तो लोक सत्ता कर लीजिए, ओके। है ना, दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, मगर नेशनल एडिशन ही करना अच्छा रहेगा। ओके। बाकी सर नोट्स आपके काफी एडवांस लेवल के लगते हैं, ऐसा लगता है उनको देखने के बाद कि अभी इनके पहले बहुत कुछ पढ़ना आवश्यक है, उसके बाद ये समझ में आएंगे, ऐसे नोट्स भी समझ में नहीं आते हैं। मैं एक चीज सही बताऊं तो वो नोट्स है तो एडवांस, मैं मना नहीं करूंगा, हाँ लेकिन वो नोट्स ऐसे है कि वो फाइनल नोट्स। हाँ हाँ आप, वही। हाँ आपको वो नोट्स बनाने में बिलीव मी, मुझे अगर आज के टाइम पे फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट देता, वो नोट्स मुझे बनाने में कम से कम 2 से ढाई साल चले जाते, तो जाके वैसे एक नोट्स फ्रेम होता। आपको मैंने इसलिए अभी से दे दिया क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि नोट्स ऐसे रहते हैं, इसलिए मैंने अपने नोट्स उसके अंदर इंक्लूड किए कि इस तरीके से दिखने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, इसलिए मैं हर एक में ऐसे ऐसे करके लिख के दिया हूँ। इसके बाद मैं फिर कभी बताऊंगा कि और कैसे नोट्स को और ज्यादा अच्छे से इवॉल्व किया जाता है। ये तो एक स्टेप है, इसके धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आपका नोट्स और अच्छा बनता है। बाकी सर हम जो भी मटेरियल पढ़ते हैं उसके लिए नोट करने की जरूरत मुझे नहीं लगती कि हाँ पड़ेगी, क्यों आपका जो मटेरियल है वो उस लेवल का है कि उसको टॉपिक को देखो और वो कवर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए कितना पढ़ना और चाहिए अभी, मैं वही कंफर्म कर रहा हूँ सर। एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, इसको उस नोट्स को समझने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। चलिए अब सेशन को एंड करते हैं, अच्छा लगा सबसे बात करके। चलिए, जय हिंद, जय हिंद।